उसके अतिरिक्त वहाँ प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था होगी। केवल जो आदमी अधिकृत है वही वहाँ जा पाएंगे। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण, दूसरे चरण में पुलिस कर्मियों का टीकाकरण। 11 जनवरी को होगा फाइनल ड्राई रन। 1500 केंद्रों पर होगा फाइनल ड्राई रन। वैक्सीन के लिए होगी कड़ी सुरक्षा। ईवीएम के तर्ज पर सुरक्षा व्यवस्था। पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगेगी। जिस दिन जहां पर वैक्सीनेशन कराया जाएगा, टीकाकरण कराया जाएगा, वहां जो यहां के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो हमसे सिक्योरिटी की अपेक्षा की गई है उसका पूरा ध्यान दिया जाएगा और सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी टीकाकरण के जगहों पे पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था कराई जाएगी। कोरोना के खात्मे के लिए यूपी में वैक्सीनेशन का काम लगभग फाइनल राउंड में है। यूपी बड़ी आबादी वाला राज्य है, इसलिए सरकार पूरी प्लानिंग के साथ वैक्सीनेशन का काम कराएगी। इसीलिए वैक्सीनेशन के ड्राई रन की तैयारियां भी आखिरी दौर में हैं। अधिकारियों की टीम लगाई गई है और रिपोर्ट्स ली जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। एक तो कोरोना का कहर और ऐसे में बर्ड फ्लू की दस्तक ने शासन प्रशासन को और भी बेचैन कर दिया है। कोरोना काल में देश में एक और नई आफत आ गई है जिसने सभी की टेंशन बढ़ा दी है। देश के 5 राज्य बर्ड फ्लू की चपेट में आ गए हैं। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है और 2 मल्टी डिसिप्लिनरी टीमें बनाई गई हैं। बर्ड फ्लू के खतरे को भांपते हुए यूपी सरकार ने निर्देश दिए हैं कि सभी जिलों में मुर्गे और उसके प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल को लेकर जन जागरण अभियान चलाया जाए। किसी भी तरह की अफवाह को न फैलने दिया जाए। केरल के अलपुज्जा से शुरू हुए बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए यूपी के पशुधन विभाग ने पूरे प्रदेश के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। इसमें सभी जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि पक्षियों के पानी पीने के जलाशयों पर नजर रखें। वहीं कानपुर में चिड़ियाघर में 10 पक्षियों की मौत ने डर को और बढ़ा दिया है। कानपुर के चिड़ियाघर में 24 घंटे में हुई 10 पक्षियों की मौतों से जू प्रशासन यहाँ पर जो है जू प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो उनका साफ तौर पर कहना है कि इन पंछियों की मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। इनके सैंपल को भोपाल भेजा गया है और जब तक सैंपल की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। वहीं सोनभद्र के डाला इलाके में 10 के करीब कौओं की मौत हो गई है। इसे लेकर पशु विभाग सक्रिय हो गया है। हम लोगों को ये आशंका है कि ये बर्ड फ्लू के कारण कौवे मरे हैं। नगर में आसपास लगभग दर्जनों कौवा मरने की सूचना मिली है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के उपरांत ही इसकी पुष्टि की जा सकती है कि उनकी मृत्यु का कारण क्या है। यदि मृत्यु का कारण बर्ड फ्लू पाया जाएगा तो उसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत किए जाएंगे। कोरोना काल में आई नई आफत। बर्ड फ्लू को लेकर यूपी सरकार सतर्क। सभी जिलों को जारी की गई एडवाइजरी। पशुपालन विभाग को किया गया अलर्ट। जैसे अन्य राज्य में जहां इसकी चेकिंग हो रही है, उसका टेस्टिंग हो रहा है, उसी तरह का उत्तर प्रदेश में भी एक सतर्क होने के लिए आदेश कर भी दिया है। और कई जगह जहां से भी कहीं संबंधित प्रदेश अगर उत्तर प्रदेश से लगता होगा जहां बर्ड फ्लू थोड़ा बढ़ रहा है तो वहां के लोगों को भी सतर्क कर दिया गया। वहां के जो हमारे पशुपालन के जो अधिकारी होते हैं जनपदों में, उनको भी बता दिया गया है कि एक प्रकार से सभी जगह चेक करने के लिए। वहीं यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्वीट करके सरकार से अपील की है कि बर्ड फ्लू से निपटने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारी करें। सरकार का कहना है कि किसी भी तरह की अफवाह पर भरोसा न करें। सरकार सतर्क है, अधिकारियों की टीमें मुस्तैद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने रायबरेली में कई सड़कों की सौगात दी है और कहा है कि किसानों का सबसे ज्यादा सम्मान मोदी सरकार ने किया है। कि सांसद नहीं दीदी बनकर आपकी सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यूं ही आपकी सेवा करने में सदैव तत्पर रहूं। आज जनता जनार्दन से यही आशीर्वाद मांगती हूं। बड़ों के चरणों में प्रणाम करती हूं, छोटों को बहुत स्नेह देती हूं। आप सबका एक बार फिर वंदन एवं अभिनंदन करती हूं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी की सांसद हैं, लेकिन उनका नया मिशन है कि अब वो रायबरेली पर भी कमल खिलाना चाहती हैं। पिछली बार जब स्मृति अमेठी के 3 दिनों के दौरे पर आई थी तो उन्होंने कहा था कि 2024 में रायबरेली में कमल खिलेगा। उनकी इस बात का डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी समर्थन किया था। आज एक बार फिर स्मृति ईरानी रायबरेली पहुंची।
असल में स्मृति अमेठी के एक दिवसीय दौरे पर आई थी। उससे पहले वो रायबरेली के परशदेपुर पहुंची, जहां उन्होंने 11 सड़कों का लोकार्पण किया, साथ ही कई छोटे पुलों का भी लोकार्पण किया। स्मृति ने कहा कि मैं अमेठी की जनता की सेवा में तत्पर हूं। यहाँ के लोगों ने मुझे दीदी से सांसद बनाया। स्मृति ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से अमेठी का विकास हो रहा है। रायबरेली भी विकास से अछूता नहीं रहेगा। स्मृति ने सलोन में भी कई सड़कों की सौगात दी। मात्र 1.5 साल की अवधि में 30,800 से ज्यादा बहनों को जीवन में पहली बार गैस का सिलेंडर मुहैया अगर किसी ने कराया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराया। हमारी सलोन विधानसभा में 44,000 बहनों को सीधा बैंक के खाते में 3 महीने तक 500 रुपया मुहैया कराकर 1500 रुपया सीधा गरीब बहनों के बैंक के खाते में अगर किसी ने पहुंचाया तो वो मोदी और योगी की सरकार ने पहुंचाया। 20 नई सड़कों का निर्माण चल रहा है, प्रस्तावित हो रहा है, और साथ ही बभनपुर से आलीपुर का जो सेतु निर्माण का कार्य है उसकी योजना भी जिला प्रशासन ने सेतु और 24 नई सड़कों की योजना उत्तर प्रदेश सरकार में अपनी ओर से प्रस्तावित की है। स्मृति ईरानी ने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों का सम्मान किया है। सलोन के 55,000 किसानों को सीधे सीधे लाभ मिला है और मैं खुद अमेठी के विकास के लिए समर्पित हूं। यहाँ की जनता का दर्द मेरा दर्द है। स्मृति ने विरोधियों पर भी हमला बोला और किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। उन्नाव के दुलीखेड़ा के लोग पुल न होने की वजह से अपनी जान जोखिम में डालकर बांस और लकड़ी के बने पुल पर चलने को मजबूर है और 1 दशक से भी ज्यादा समय के बाद भी ये पुल अब तक नहीं बना है। अब तो गांव वालों ने ठान लिया है कि वोट तभी वो देंगे जब पुल बन जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि किसी प्रतियोगिता का आयोजन चल रहा है तो आप गलत हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि यहां ये लोग स्टंटबाजी कर रहे हैं तो आप गलत हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि यहां मजे लेने के लिए लोग ऐसे निकल रहे हैं तो आप गलत हैं। ये विकास के लिए आईना है। ये सरकारी दावों की पोल खोलने वाला पुल है। ये सत्ताओं की अनदेखी और अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा है। उन्नाव का जिला प्रशासन हमेशा से ही कुंभकर्णी नींद के लिए मशहूर है और ये नजारे उसी का प्रमाण है। विकास देखना चाहते हैं तो उन्नाव आइए। वादों का हश्र देखना है तो उन्नाव आइए। पुल पर बिना लड़खड़ाए चल कर दिखाइए। इसके ऊपर से बाइक निकाल कर दिखाइए। जानलेवा पुल पर चलना जोखिम से भरा है। ये जो पुल है पांडु नदी पर बना हुआ है और पिछले 10 वर्षों से टूटा हुआ है। यहाँ के लोगों ने इस पुल से निकलने के लिए बांस बल्ली का अस्थायी पुल बना रखा है, जिससे जान जोखिम में डालकर आसपास के तकरीबन हजारों की आबादी के लोग इस पुल से गुजरते हैं। जो पुल है बड़ी जर्जर हालात में है। तकरीबन जो लोग हैं इस पुल के टूटे होने की वजह से उन्नाव में रहने के बावजूद फतेहपुर जनपद में तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर का अधिक सफर तय करके अपने गांव और घर पहुंचते हैं। सही बात है दीदी।
ये तस्वीरें हैं लखनऊ और कानपुर के बीच साहित्यिक धरती उन्नाव की, और ये दूलीखेड़ा गांव का नजारा है। आबादी 10,000 के करीब है, लेकिन विकास से इनकी कोई रिश्तेदारी नहीं है। न तो विकास इन्हें जानता है, न ये कभी विकास से मिले हैं। पांडू नदी पर बने पुल का एक हिस्सा 10 साल पहले आई बाढ़ में बह गया। तब से लेकर आज तक सरकारों ने कई कार्यक्रम किए, कई मुहूर्त में शिलान्यास लोकार्पण हुआ, लेकिन उन कार्यक्रमों की सूची में दूलीखेड़ा का नंबर कभी नहीं आया। कि वही जो है बांस लगा के निकले जाते हैं, कभी कोई गिर भी जाता है उससे, लेकिन चोट वोट नहीं आई कहते। अगर इस पुल के ऊपर से निकलने की हिम्मत नहीं है तो अपने घर जाने के लिए इस गांव के लोगों को फतेहपुर जिले में करीब 15 किलोमीटर घूम कर जाना पड़ता है। स्थानीय लोगों को दिक्कतें तो बहुत हैं, लेकिन अपनी फरियाद कहें भी तो किससे, कोई सुनने वाला भी तो नहीं है। हम लोगों को स्कूल जाना होता है तो 10 किलोमीटर दूर उधर फतेहपुर से होके जाते हैं, और कोचिंग जाने भी होती है तो बहुत दिक्कत होती है। 1-2 बार हम लोग गिर भी चुके हैं। पिछले 10 वर्षों से यहाँ के लोग इस पुल से जान जोखिम में डालकर निकलने को मजबूर हैं, और उन्नाव में रहने के बावजूद भी फतेहपुर जनपद से होकर यहाँ पहुँचते हैं। 2008 में इस पुल का निर्माण हुआ था, लेकिन 2009 में पुल के कई पिलर बाढ़ में बह गए। मौजूदा वक्त में इस क्षेत्र के विधायक हैं हृदय नारायण दीक्षित, जो उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं, लेकिन 4 सालों के अपने कार्यकाल में उन्हें इस इलाके के लोगों की याद तक नहीं आई। लोगों का कहना है कि यहाँ जो विधायक जीता उस वक्त उसी के दल की सरकार रही, लेकिन किसी ने इस गांव के लोगों का दर्द नहीं समझा। दूलीखेड़ा का दर्द कौन समझेगा? 10,000 के करीब है गांव की आबादी। भगवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में आता है दूलीखेड़ा। यूपी विधानसभा के अध्यक्ष यहां से विधायक हैं। पुल पर चलना मौत को सीधे दावत। मुसीबत ये है कि ये बांस जब जॉइंट किया जाता है उस कारण बस ये टूट जाता है, फिर जोड़ा जाता है, फिर आते जाते हम लोगों को मुसीबत हो जाती है। इस कारण बस हम लोग किसी प्रकार से आ जा रहे हैं, मुसीबत है। गांव के लोगों ने बताया कि रिश्तेदारों ने आना बंद कर दिया है। बहू बेटियों को हम लोग इस पुल से जाने नहीं देते। बुजुर्ग इस पुल पर चलने से घबराते हैं। ऐसे में हम लोगों को 15 किलोमीटर का चक्कर लगाकर जाना पड़ता है, और हमारी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। गांव के लोगों ने यह भी बताया कि भारत समाचार ही है जो यहां लोगों का दर्द जानने के लिए आया है। इस तरफ खेती है, उस तरफ घर है, खाद वगैरह लेकर आते हैं तो बहुत दिक्कत जाती है, नहीं ला पाते हैं। जिस दौर में विकास की तमाम बातें होती हैं, आत्मनिर्भर भारत के नाम पर सुनहरे सपने दिखाए जाते हैं, उस दौर में विकास के इंतजार में बैठा दूलीखेड़ा गांव सवाल करता है कि आखिर उसके दिन कब बहुरेंगे। कब सत्ता की ऊंची कुर्सियों पर बैठे लोगों को इस बात का एहसास होगा कि इस पुल का निर्माण होना चाहिए, लोगों की दिक्कतों का हल निकलना चाहिए। ये इंतजार सालों से चल रहा है, और अभी कब तक जारी रहेगा, इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं है। इस पुल के टूटे होने से तकरीबन हजारों की आबादी प्रभावित है। बीमार होने पर या किसी दिक्कत में होने पर यहाँ पर एम्बुलेंस नहीं आ सकती। लोगों को ही मजबूरन किसी तरीके से इस छोर पर आना पड़ता है। ऐसे में विकास के दावे करने वाली सरकारों को आईना दिखाने के लिए यह गांव और यहाँ के लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब उस सरकार द्वारा इस गांव के पुल का निर्माण कराया जाएगा, और उनके लिए मुसीबत बना यह पुल कब सही होगा। अनुराज भारती, भारत समाचार, उन्नाव। मेरठ में ईओ पवित्रा त्रिपाठी के कारनामों की फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन पवित्रा त्रिपाठी पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्यों इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, किसका संरक्षण प्राप्त है इन्हें, आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखा